ओके गाइस, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल शायद 8वां लेक्चर था। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बल्ब पे कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उन सारे तरीकों को हमने कल आपको दिखाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहली टाइप दिखा दिया था कि कैसे उसमें वोल्टेज और करंट फाइंड किया जाता है। फिर आपको दिखाए कि तमाम बल्ब अगर सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों तो उस स्थिति में आप एक बल्ब फ्यूज होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसका कोई दूसरा बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको कल डिस्कस किया था, सीरीज और पैरेलल दोनों में। अब जो उसमें भी टाइप 1 टाइप 2 में दो दो तीन तीन टाइप्स आपको बता दी, ठीक है। तो आज देखिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, ठीक है। बेसिक जहां खींचे ये शुरुआत के, फिर आपको तेजी से लेके चलेंगे, आप टेंशन मुक्त रहिए। इसमें जैसे एक ये 100 वाट का बल्ब हो गया, ये 200 वाट का बल्ब हो गया। कह रहा है कि सप्लाई से संयोजित किया गया है, 220 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित किया गया। मान लें ये 100 वाट है और ये आपका 200 वाट का बल्ब, ठीक। अब यहाँ पे टाइप नंबर 3 का पहला पार्ट। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाक दे बताओगे कि भैया कौन सा बल्ब पहले चमकेगा, तो आप बताओगे समांतर में सर जुड़ा है तो जिसकी वाटेज ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। अगर यही सीरीज में होता तो कहते जिसकी वाटेज कम वो ज्यादा चमकेगा। तो 200 वाट का बल्ब ज्यादा चमकेगा, 100 वाट का बल्ब कम चमकेगा। तो अब यहीं से आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दोनों दोनों बल्ब समान प्रकाश से इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे भैया? अब सिंपल सी बात है, जैसे कल आप लगाए थे तो शायद 242 ओम का रेजिस्टेंस इसका आया था और 484 ओम का रेजिस्टेंस इसका आया था, ठीक है, यही है ना, कल ही लगाया था। तो अब सिंपल सी बात है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा करंट वहां ज्यादा जाएगी। जब करंट ज्यादा जाएगी तो वो बल्ब ज्यादा चमकेगा भी। तो यानी 200 वाट चमकेगा और 484 वाट वाला कम चमकेगा। तो सॉरी 484 ओम वाला कम करंट जाएगी, जिससे कम चमकेगा। तो आप करेंगे क्या? या तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, या तो हम इसके पैरेलल में ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ दें, ध्यान से सुनो, या तो इसके पैरेलल में, इस बल्ब के पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ें जिसकी वैल्यू 242 के बराबर आ जाए। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनो, कितना जोड़ेंगे? 484 ओम का रेजिस्टेंस आप जोड़ दीजिए। अब देखो ये दोनों क्या है, इसका भी 242 ओम हो जाएगा और इसका भी 242 ओम हो जाएगा। तो दोनों में धारा क्या समान बहेगी, और जब दोनों में धारा समान हो गई तो दोनों के प्रकाश क्या होंगे, समान हो जाएंगे। मेरी बात ये समझ में आई कि नहीं आई? आई? सबको आई? बात फिर से सुनिएगा भाई, दोनों बल्ब समान कब चमकेंगे? जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाए, दोनों में धारा समान जाने लगे, तभी ना बल्ब आपका चमकेगा समान, ठीक है। तो हम करें क्या, इसका 484 ओम का रेजिस्टेंस है, या तो हम इसके रेजिस्टेंस को घटा दें, इसके बराबर कर दें, या फिर हम ये इसमें ला करके इतना रेजिस्टेंस जोड़ दें किसके ये बराबर हो जाए। जब दोनों में बराबर, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा तभी ना बराबर बराबर धारा फ्लो होगी, और जब बराबर बराबर धारा फ्लो होगी तो बराबर बराबर प्रकाश हीट उत्पन्न होगी और बराबर बराबर आपका प्रकाश भी पैदा होगा। मेरी बात समझ आई? ठीक है। इनको लगाने का एक देखो सेकंडों नहीं लगा। आपको पता था सर इसका 242 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 484 ओम का रेजिस्टेंस है, हमको इसके बराबर 242 मिलाना है। तो सिंपल सा फंडा है, 484 का ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दो, दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो गया, अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 242, इसका भी 242, इसमें जितनी धारा जाएगी उतनी धारा यहाँ जाएगी और दोनों बल्ब एकदम समान प्रकाश देंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बच्चे ये क्या करते हम, जैसे ये 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है,
ये आपका 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। यहाँ आपने सप्लाई ले रखी है, ये 100 वाट, ये 200 वाट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पे कितना आया? इसका आया है 484 ओम और इसका आया है 242 ओम, ठीक। अब कह रहे हो सर जी ये ज्यादा चमक रहा है, तो ये ज्यादा चमक रहा है, क्यों चमक रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है। अब दोनों समान प्रकाश तभी देंगे जब दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो हम क्या करें, इसके सीरीज में 242 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक। क्या करें, 242 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। आर आर बराबर निकालोगे R1 प्लस R2, तो 242 प्लस 242 बराबर क्या? 484। तो 484 इसका भी हो गया, 484 इसका भी हो गया। अब यही फिर क्वेश्चन पूछे, मैं पूरे अंदर तक आपको लेके चल रहा हूँ कि कायदे से समझ लीजिए, जिंदगी में आपको भूले ना ये। अब आपसे पूछता, जैसे बराबर करना तो जान गए ना, समान प्रकाश कैसे देगा? या तो आप इनके पैरेलल करके ये रेजिस्टेंस को घटा दो, ठीक है, या फिर घटा दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब 200 वाट के बराबर बराबर आपको रेजिस्टेंस वो प्रकाश मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 200 वाट के सीरीज में 242 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तब 484 इसका हो गया, 484 इसका हो गया, दोनों समान प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन अभी यही क्वेश्चन करता कि क्या किया जाए, ध्यान से सुनिए, क्या किया जाए कि 200 वाट के बराबर 200 वाट के बराबर 100 वाट वाला बल्ब भी प्रकाश दे, 100 वाट वाला बल्ब भी प्रकाश दे। बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक। अब 200, आपके पास लैंप क्या है? 100 वाट का। अब उससे आपको 200 वाट का प्रकाश लेना है, तो इस विधि को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि हम 200 वाट के बराबर यहाँ रेजिस्टेंस बनाए हैं 242। पहले क्या था? 484 था। अब हमने बनाया क्या? 242। तो 242 इसका हो गया, 242 इसका हो गया, तो इसकी वाटेज क्या होगी? इसकी भी तो वाटेज 200 क्या हो जाएगी? 200 वाट, और इसकी भी वाटेज 200 वाट, ठीक। तो आपको 200 वाट के बराबर अगर आपको प्रकाश बनाना है, तो आप पैरेलल में रेजिस्टेंस, यानी जो ज्यादा ज्यादा बल्ब, छोटी बल्ब का जो ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसके रेजिस्टेंस को 200 वाट वाली के बराबर करेंगे। तो हम रेजिस्टेंस किसमें जोड़ेंगे? 100 वाट के समांतर क्रम में, ठीक। अभी कहता कि 100 वाट के बराबर प्रकाश मिले। क्या कहता? 100 वाट के बराबर प्रकाश मिले, दोनों समान प्रकाश दें और 100 वाट के बराबर प्रकाश दें। तो हम यहाँ सीरीज में यूज करते किसके? 200 वाट बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते, जिससे दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 484, और 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस कितना? 484, 200 वाट वाले का भी 484। तो प्रकाश कैसे मिलता? 100 वाट के बराबर मिलता, ठीक। तो ये जो चमक आ रही है, ये 200 वाट बल्ब के अकॉर्डिंग आ रही है। ये जो चमक आ रही है, ये 100 वाट के अकॉर्डिंग आ रही है। मेरी बात समझे? मैं एक साथ दो दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा? पहला क्वेश्चन, तो 200 वाट वाला चमकेगा। क्या किया जाए कि दोनों बल्ब समान प्रकाश दें, और वो 200 वाट वाले बल्ब के समान प्रकाश दें? तो आप कहोगे सर जी 484 ओम का रेजिस्टेंस लीजिए और 100 वाट वाले के समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो 242 हम 200 वाट के बराबर हमको प्रकाश मिलेगा। फिर अगला कहे अगर कि 100 वाट वाले के बराबर प्रकाश चाहिए, तो आप कहोगे कि सर जी 242 का रेजिस्टेंस लीजिए जो 200 वाट वाले बल्ब का है, और उसको इतना ऐसे जोड़ दीजिए कि 484 के बराबर हो जाए, तो यहाँ से आपको 100 वाट वाले के बराबर प्रकाश मिलेगा, और यहाँ आपको 200 वाट वाले बल्ब के साथ प्रकाश मिलेगा। बातें क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ठीक, छाप लीजिए। हमें लगता है कि आ गया होगा आप लोगों को, पूर्णतः आ जाना चाहिए, तभी आगे बढ़िएगा। चले मिटाएं। अब देखिए, अगर यही ऐसे लगा होता,
सीरीज में, ठीक, सीरीज में लगा होता तो क्या करते हैं, सीरीज में तो करंट क्या होती है, सेम होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अगर कहता 100 वाट और यहाँ कहता 200 वाट बल्ब का रजिस्टेंस, सॉरी 100 वाट और 200 वाट के बल्ब लगे, ध्यान से सुनो, सीरीज में लगे, ठीक है। ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, इसी टाइप्स का टाइप नंबर 2, ठीक है। आपसे पूछता कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा, तो कल ये कहानी पढ़ चुके हो, तुरंत बताओगे सर जी 100 वाट का, क्या चमकेगा, 100 वाट का, ठीक। तो 100 वाट का बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा और 200 वाट वाला कम चमकेगा, तो करें क्या, यहाँ सीरीज की व्यवस्था मत करिएगा, यहाँ जो भी हम करेंगे वो मामला पैरेलल का ही करेंगे, तो ठीक है। देखिए अब हम करें क्या, सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस कितना आया बच्चा, 484, इसका रेजिस्टेंस कितना आया है, 242। अब करें क्या, दोनों बल्ब समान प्रकाश देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब को उठाइए, इसके समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, ठीक है, इसके समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए। जब समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घट जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, 242 हो जाएगा और बल्ब आपका चमकेगा, ठीक। सीरीज में हम यहाँ व्यवस्था नहीं करते क्योंकि सीरीज में धाराएं समान होती है, तो ये कहानी है इसकी, सीरीज में अगर जुड़ा है तो मेनली आपके यहाँ सबसे ज्यादा यही पूछता है कि कौन सा जलेगा, सबसे ज्यादा चमकेगा, कौन सा पहले खराब होगा, ठीक है। तो ज्यादा जो भी, चाहे सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, जिसमें सबसे ज्यादा जो लैंप आपका चमक रहा है सबसे पहले वही खराब होगा। पैरेलल में अगर कई बल्ब लगे हैं, अगर एक आध बल्ब खराब हो जाता है बाकी सभी बल्ब जलेंगे, लेकिन श्रेणी में अगर बहुत सारे बल्ब लगे हैं, एक बल्ब आपका खराब हो गया तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। यही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं आता। इन रेजिस्टेंस वगैरह की वैल्यू जब निकालना होता है तो अक्सर जेई में आता है, आपके यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो इतने तरीके के बल्ब पे आधारित क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, बल्ब पे आधारित क्वेश्चन थे, ये खत्म हो गए भैया। कुछ पिछले पेपर में शायद आपके यहाँ कुछ थ्योरम से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ थ्योरम से क्वेश्चन आपके यहाँ आए थे, जबकि इससे पहले कभी क्वेश्चन थ्योरम से नहीं आया था। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे कैसे, समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। जैसे अब बात करें आपको, जैसे आपको मैं सोच रहा हूं कि 3 थ्योरम पढ़ा दूं, ठीक है, एक सुपर पोजीशन थ्योरम पढ़ा दूं, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, डीसी सर्किट पे सुपर पोजीशन थ्योरम पहला होता है, दूसरा होता है आपको जो पढ़ना है थेवेनिन थ्योरम, और तीसरा आपका होता है जो आपको पढ़ना है, पर्टिकुलर में टीजीटी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो जेई वालों को सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इतनी थ्योरम आपको पढ़ लीजिए। हमें नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आ गया तो कहोगे सर जी आपने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल अभी तक आया नहीं, ठीक है। तो 3 थ्योरम पढ़ लीजिए। नया है, प्रयास करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, नोट हो गया। आप पूछो सर जी ये थ्योरम क्यों यूज की जाती है, तो वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तमाम ब्रांचों में धारा, वोल्टता, पावर आदि ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत थ्योरम का प्रयोग करते हैं।
तो पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो इसके बारे में पहले सुन लीजिए। यह लीनियर एंड बाईलेटरल, लीनियर एंड बाईलेटरल सर्किट होता है। बहुत जेई वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है, सर्किट होता है। ठीक है, मतलब समझे, रेखीय, ठीक है, और द्विदिशीय परिपथ होता है, या लीनियर और बाईलेटरल सर्किट होता है, पहली चीज। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, और लिखिएगा, इस थ्योरम के द्वारा वोल्टेज, धारा तथा पावर भी ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये हो गया, नोट हो गया। अब चलते हैं, देखिए अब थ्योरम की बात कर रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं अभी सर्किट बना के सिखाता हूँ। यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल एक साथ कार्य कर रहे हो, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, लिख लो, यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो तो वैद्युत परिपथ के ये परिभाषा भी आपको जल्दी नहीं मिलेगी जो लिख रहा हूं, इसलिए नोट कर लेना। तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली, उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा क्या लिखा कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। के बीजीय योग के, बड़ा हिंदी हो जा रहा है यार, बीजीय योग के बराबर होता है। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। कभी कभी थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट यही है। यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक, अब इनको समझिए, एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, आपको पहले ये स्टेटमेंट को समझा दें। ये मान लीजिए
कोई रेजिस्टेंस लगा है, ये कोई ब्रांच और लगी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ये मान ले R1 है, ये मान ले R2 है, ये मान ले R है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल E2 है। इस परिपथ में दोनों विद्युत वाहक बल स्रोत है और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो तो, यहाँ तक की कहानी लिखना छोड़ करके पहले पढ़िए समझिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हो तो वैद्युत परिपथ के, देखिए एक स्रोत ये है, एक स्रोत ये है, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में, जैसे चाहे ये शाखा होगी, चाहे ये शाखा होगी, चाहे ये शाखा होगी, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में, मान लें ये शाखा ए और बी, ए बी में धारा का मान, ए बी में धारा का मान उन स्रोतों से, देखो जब धारा बहेगी इस स्रोत से भी धारा आएगी और इस स्रोत से भी धारा जाएगी। अब यहाँ इस स्रोत से इस ब्रांच में धारा जाएगी और इस स्रोत से भी जाएगी धारा, तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा, मान लीजिए ए बी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग मैंने क्यों कहा, इस स्रोत द्वारा धारा की दिशा ऐसे होगी, इस स्रोत द्वारा धारा की दिशा ऐसे होगी, तो दोनों की धाराओं की दिशा क्या सेम, तो जुड़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आओ जरा, इधर से चलेंगे तो धारा की दिशा ऐसे और इस स्रोत द्वारा जो धारा जाएगी उसकी दिशा ऐसे, तो फिर जो बड़ा होगा उससे छोटी वाली हट जाएगी, अपोजिट है, यहाँ सेम है इसलिए जुड़ जाएगी, यहाँ अपोजिट है इसलिए हट जाएगी। तो क्वेश्चन जो आप ये स्टेटमेंट आपने लिखा है ये आपके दिमाग में सेट हो गया पूरी तरीके। यदि किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक, और भी हो सकता था, दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल या धारा स्रोत, यहाँ धारा स्रोत भी हो सकता था, एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में, चाहे इस शाखा में, चाहे इस शाखा में, चाहे इस शाखा में, वैद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों द्वारा उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होगा। स्टेटमेंट आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, इससे बेहतरीन मैं नहीं समझा सकता, ठीक है, तो नोट करिए। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन सिखाते हैं, मिटा दें, ठीक, देखिए ध्यान से समझना, पहली बार पढ़ लो समझ में आएगा, गारंटी देता हूँ। जब तक आएगा नहीं तब तक पढ़ाऊंगा, आप लिखते रहिएगा, फिर से लिखिएगा, कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए डिप्लोमा के बिहाफ पे देखोगे तो बहुत ये कोई टफ नहीं है, लेकिन अगर आप ITI वाले हैं तो आपके लिए थोड़ा ये टफ है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ना पड़ रहा। देखो बच्चा, ये मान लें E1 है, ये मान लें E2, ठीक है, यही अभी सर्किट बनाया था उसी की बात कर रहा हूँ। ये R1 है, ये R2 है और ये R। अब ध्यान से सुनो, इसको लगाते कैसे हैं, तो पहले एक स्रोत को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक, हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस स्रोत द्वारा सभी ब्रांचों में धारा ज्ञात करते हैं। ध्यान से, तो कुछ करना नहीं है, एकदम समझ में आएगा मोहब्बत के साथ, ठीक है। एक स्रोत को हटाया, उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक, यानी इसको जोड़ दिया, खत्म हुआ। E2 है नहीं, अब क्या है, E1 है। E1 के द्वारा सभी ब्रांचों में कितनी धारा जा रही है उसको निकाल लीजिए। तो मान लें यहाँ से I1 धारा निकल रही है, क्या निकल रही है, I1 धारा, तो यहाँ भी I1 आएगी, यहाँ पे जाकर के ये बटेगी, तो यहाँ मान लें I डैश आ रही है और यहाँ पे I1 डैश जा रही है, ठीक, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। यहाँ से I करंट निकली, I1 यहाँ पहुंची तो दो ब्रांच में बढ़ जाएगी, एक इधर I1 डैश जा रही है और यहाँ पे मान लें क्या I डैश आ रही है। अब तीनों ब्रांच में करंट निकल गई,
अब क्या करेंगे, हम E1 को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, E1 को रिप्लेस करेंगे। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता तो उसको यहाँ लगा लेते, ठीक है, केवल सोर्स को रिमूव करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा लेंगे। तो यहाँ पे E1 खत्म हो गया, जो उसका इंटरनल है उसको चाहे लगा लो, अभी दिया नहीं, आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगा, पहले इसको समझिए। अब हम E2 को लगा लिए, E1 को हटाया, E2 को लगा लिया। अगर E1 का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है स्रोत का, तो उसको जोड़ लेंगे ऐसे एज इट इज। अब देखो पेन चेंज कर दें। अब I2 के E2 के द्वारा जो करंट चल रही है, तो मान लें यहाँ पे, यहाँ से मान लें कि आपकी I2 करंट चल रही है, यहाँ पे आई I2, ऐसे आ रही है I2, ठीक है, यहाँ पहुंची I2। तो अब यहाँ पे क्या चली जाएगी, यहाँ पे मान लें ये I डबल डैश आ रही है और यहाँ पे I2 डैश आ रही है। बातें क्लियर हुई। इस स्रोत द्वारा I2 यहाँ चली, यहाँ जंक्शन इस नोड पे पहुंचने के बाद इधर चली आई I डबल डैश और उधर चली गई क्या, I2 डैश। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चा, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक। अब ये D मान लो, ठीक है, इसको E मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अब आपसे कहे कि AB ब्रांच में कितनी धारा है, AB ब्रांच में कितनी धारा है, ब्रांच में धारा कह रहा है, AB ब्रांच में धारा बताओ। तो AB ब्रांच में धारा देखो, यहां से I1 जा रही थी ना, I1 सिंपल सी बात है, यहां से निकली है तो बड़ी होगी, उधर बढ़ के आ रही है तो I2 डैश छोटी होगी। तो IAB, ध्यान से सुनो, IAB बराबर I1 की दिशा इधर है और I2 डैश की दिशा इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला घट जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा I1 माइनस I2 डैश, मिल गया IAB की ब्रांच। यही तो आपने कहा है, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो किसी ब्रांच में बहने वाली धारा का मान दोनों स्रोत द्वारा उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसकी भी धारा देखे, इसकी भी धारा देखे, तो इनका बीजीय योग कैसे आया, दोनों अपोजिट थी तो दोनों क्या हो गई, घट गई। अब चलो BC में देखते हैं, IBC, IBC में चले तो यहां से I1 से I डैश इधर आ रही है और इस स्रोत द्वारा जो धारा निकली है वो I डबल डैश भी नीचे को आ रही है, तो दोनों धाराओं की दिशा क्या समान, तो दोनों धाराएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो IBC की वैल्यू आएगी I डैश प्लस I डबल डैश, ठीक। अब चलिए इसको देखते हैं, यहाँ इस ब्रांच में कितनी धारा है, IBD में कितनी धारा है, ठीक है। तो इधर से आ रही थी I1 डैश, क्या आ रही है I1 डैश, इधर क्या जा रही है I1 डैश, ठीक, और इधर से क्या आ रही है I2। तो I1 डैश इधर, I2 इधर, तो भैया जो बड़ा होगा, हमें लगता है ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि अभी निकल के आ रही, बटी नहीं है, तो I2 क्या होगी बड़ी। तो यहां से निकालते हैं तो I2 माइनस I1 डैश। ये देखो अपना स्टेटमेंट सीखो, सारी कहानी यहाँ निकल के आ गई है। अभी हम न्यूमेरिकल भी समझा देंगे, पहले सुपरपोजिशन थ्योरम को समझिए। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो, आपने कहा सुपरपोजिशन थ्योरम को कि सर किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल एक साथ कार्य कर रहे हो, तो विद्युत परिपथ के किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान, विद्युत परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली धारा का मान उन स्रोतों से उस शाखा में बहने वाली धारा के मान के बीजीय योग के बराबर होता है। तो देखो भैया AB में दोनों स्रोत द्वारा धारा जा रही थी ना, तो आपने निकाला बीजीय योग I1 माइनस I2 डैश, ठीक। फिर आपने BC में धारा निकाला तो इस स्रोत द्वारा भी धारा इधर आ रही थी, इस स्रोत द्वारा भी धारा इधर आ रही थी, तो दोनों का बीजीय योग निकाल लिया, क्या मिल गया I डैश प्लस I डबल डैश। फिर आप BD में निकाले तो इस स्रोत से धारा इस दिशा में, इस स्रोत से धारा इस दिशा में, तो जो बड़ा होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घट गया, तो I2 माइनस I1 डैश। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम, यही है सुपरपोजिशन थ्योरम, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल लगी होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं बची खुची ख्वाहिश, अगर मान लो थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूजन है तो एक सवाल करवा देता हूँ, उसको देखिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म होते होते आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, जल्दी ही स्टूडियो बनवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा है। अब यहाँ पे नाम दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, नाम दे रहा है। एक सवाल बता रहा हूँ, सब में निकलवा दूँ ना करंट, ए बी सी डी ई, ठीक है। कह रहा है कि सभी ब्रांचों में सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार धारा ज्ञात करिए। क्वेश्चन है आपका, सभी ब्रांच में सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा धारा ज्ञात करें, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए मैंने पहले कहा पहला स्टेप मैंने कहा कि भैया एक सोर्स को रिप्लेस कर दो, एक सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध द्वारा शुद्ध हिंदी सुन लो, प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित कर दीजिए, हटा दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक, ये हो गया। तो मान लीजिए इसको हटा रहे, इसको हटा दिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, इसको काउंट करेंगे 1 ओम का, ये 10 वोल्ट था, याद रखना भूलना मत, ठीक है। तो जब आपने हटा दिया तो अब हमें इस 12 वोल्ट का सोर्स लगा है, इसका 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाकी हमको क्या करने हैं, बाकी हमें अब सभी ब्रांचों में इस सोर्स द्वारा करंट ज्ञात करनी है, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से सुनते चलिए, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे करना है। तो पहले सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा आप रिप्लेस कर दीजिए, कहानी खत्म। तो इसकी कहानी जब खत्म हो गई तो अब देखिए ध्यान से, अब एक जो स्रोत लगा है उसके द्वारा सभी ब्रांच में धारा निकाल लीजिए। अब लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए, जो सोर्स लगा है उसके द्वारा सभी ब्रांच में धारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, 8 1 9, पहले टोटल रजिस्टर निकाले, तो 8 1 9, ये 9 हो गया, सीरीज में जुड़ा था, 9 और 6 किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। तो क्या कल बताया था, कैसे करोगे, 9 इंटू 6, यही है ना, अपान 9 प्लस 6, पैरेलल में है भैया, ठीक है। तो 9 इंटू 6 बटे क्या 15, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 18, 3 छक्का 18 बटे 5, ये हो गया। अब 18 बटे 5 1 ओम ये और 4 ओम ये, इसमें सब सीरीज में आ गया, ठीक है भैया। जैसे अब ये हट गया तो इन दोनों को सॉल्व किया तो यही रेजिस्टेंस लग गया, एक 18 बटे किसका, 5 का, ठीक, ये लग गया। तो इधर की कहानी खत्म है, 18 बटे 5, 4 ओम और 1 ओम, तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो 4 प्लस 1 प्लस 18 बटे 5, तो 5 चौको 20 प्लस 5 प्लस 18 बटे क्या 5, 20 5 25 और 18 43 बटे 5, तो 5 अठे 40, ठीक है, और 5 5 चौक 20 पचम 25, 5 अठे 40, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया भैया, 8.6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब आई निकाल लो,
तो आई बराबर निकालेंगे तो 12/8.6, ठीक, या 12/8.6, इसको काटो पीटो ना, ठीक, इसको कत्ते ही काटिए ना, ठीक है। तो कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहां से 12/8.6 एम्पियर की धारा चल रही, ठीक, यहाँ पे आई। तो कल ही पढ़ाए थे आपको करंट डिवीजन का रूल, याद करो। तो इस ब्रांच में करंट निकाल लें चाहे इस ब्रांच में निकाल लें, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा नोट करना हो कर लीजिए, मिटा दें जल्दी से, बहुत छोटा पड़ रहा है। TG2 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप केवल थ्योरम पढ़िएगा, कहाँ यूज होती, क्या निकालते हैं, कैसी थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट, बस सवाल नहीं आएगा आपके यहाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। ये सब जेई में आते हैं, आपके यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको। चले देखिए, आई की वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आई कितना, 12/8.6। अब ये करंट यहाँ आके बटेगी, तो मान लीजिए इधर जा रही है I1 डैश और यहाँ पे आ रही है I डैश, जैसा मैंने अभी पीछे बताया था। तो मान लीजिए हम I1 डैश निकाल रहे हैं, तो I1 डैश निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था, अपोजिट का गुणा, यानी 12/8.6 गुणे अपोजिट का गुणा कितना, 6 बटे, सबको जोड़ दो, 9, 8 1 9 और 6 15, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो यानी कितना आ गया 12, कटेगा क्या, और काट दो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 3 6, तो यानी कितना आया भैया, I1 बराबर आ गया 12/5 3 15, 5 चौको 20, 1 21.5, ये I1 की वैल्यू आ गई। I1 बराबर कितना आया, 12/21.5। अब इसको निकालना है, तो यहाँ आ रही है कितना, 12/8.6, और जा रही है यहाँ, इधर चली गई कितना, 12/21.5, तो इसको इससे अगर इसको घटा दे तो यहाँ धारा मिल जाएगी ना 6 ओम में। तो आई डैश बराबर निकालें, तो आई डैश बराबर निकालोगे तो कितना, 12/8.6 माइनस 12/21.5, ठीक, इसको सॉल्व करिए, करना पड़ेगा, मजबूरी है, तो कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लो थोड़ा सा, जल्दी आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 21.5 इज इक्वल टू, इधर आ गया 0.55, तो इतना करने के बाद 1.39 माइनस 0.55 जब आप करेंगे, तो देखिए भैया, ये आ गया 0.84 एम्पियर, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहाँ से इनको हटा ही दें, हटा दें, तो यहाँ से 1.39 एम्पियर की करंट चली, यहाँ पे आके ये I1 की वैल्यू आ गई 0.55, I2 की वैल्यू, यहाँ I डैश की वैल्यू आई, जो I डैश है इसकी वैल्यू आ गई कितना, 0.84, इतना आ गया, ठीक। एक सोर्स से आपने करंट सभी ब्रांचेज में निकाल दिया, ठीक है, नोट करिए फट दे। हो गया, अब देखिए, अब इस सोर्स को रिमूव करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा, यहाँ कितना लगा था, 10 वोल्ट की बैटरी थी, 10 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल था। अब जरा रेजिस्टेंस को काउंट करिए, इनको ध्यान से देखते रहिएगा, 1.39 है, 0.84 है और 0.55, ठीक है। अब यहाँ से, अब इस सोर्स से कितनी करंट इन ब्रांचों में जा रही है उनको निकालना है,
तो 4 1 5, 5 और 6 किसमें हो गए? पैरेलल में। तो 6 इंटू 5/11 यानी कि आ जाएगा आपके पास 30/11 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। दोनों समांतर में है इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब उसके बाद 8 1 9 किसमें हो जाएगा? सीरीज में। तो 30/11 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 11 9 99 और 30, 99 प्लस 30/11 तो आपको मिलेगा 9 9 3 12, 129/11। ठीक है, 129/11 का रेजिस्टेंस आ गया। अब टोटल करंट निकाल लो आई बराबर। तो क्या करेंगे? 10 V/R 10/129/11, 11 चला गया कहाँ? ऊपर। तो 110 डिवाइडेड बाई 129, 110 डिवाइडेड बाई 129 कितना आएगा भैया? 0.85, 0.85 की करंट यहाँ से चली, 0.85 की करंट यहाँ से चली। देखिए इस सोर्स से 0.85 की करंट यहाँ पे चली, ठीक है। अब यहाँ पहुंचेगी तो ये दो पार्ट में बटेगी। तो जब दो पार्ट में बटेगी, इसको मिटा दें। तो देखिए जब दो पार्ट में बटेगी ये करंट, तो कैसे बटेगी ये देखना है। मान लें यहाँ पे I डबल डैश आ रही है और यहाँ पे I2 डैश आ रही है। तो पहले I2 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। तो I2 डैश निकालोगे तो कितना? 0.85 गुणे अपोजिट आर्म का गुणा यानी 6/4 1 5, 5 और 6 11, ये 11 हो गया। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 11 कितना है भैया? ये निकल के आएगा आपका 0.46, 0.46। इधर जो आ रही है करंट उसकी वैल्यू है 0.46 एम्पियर। ठीक, अब उससे घटा दो चाहे इसमें निकाल लो। तो आई डैश डबल डैश बराबर 0.84 माइनस 0.46, 0.46। ठीक है, इसकी वैल्यू आई है 0.46। तो 0.85 माइनस 0.46 तो कितना आ जाएगा? 0.39, 0.39। यानी ये वाली करंट जो आई वो 0.39 है। अब मतलब जानना है, कहानी जाननी है, इसको नोट कर लो तब दिखा दें। हो गया? सर्किट है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, इतना आसान नहीं होता है, तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगेगा ही। ठीक है, फिलहाल आपके यहाँ आएगा नहीं इस पे क्वेश्चन, मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन आरबीएनएल में कुछ दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भरोसा भी नहीं आ भी सकता है। तो कैसे करेंगे? देखो अब इस सोर्स से करंट यहाँ इधर आ रही है इस ब्रांच में, आई ए बी की बात करें। देखिए आई ए बी की बात करोगे बच्चा तो आई ए बी बराबर इधर से जा रही है कितना? 1.39 और उधर से आ रही है कितना? 0.46। तो दोनों की डायरेक्शन क्या? अपोजिट। तो दोनों करंट क्या होगी? घट जाएगी। तो यानी 1.39 माइनस 0.46 जो आए यहाँ लिख लीजिए। आई 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 ए बी ब्रांच की करंट हो गई। बी सी ब्रांच में देखिए बी डी, आई बी डी बराबर इधर से आ रही है इस सोर्स से 0.84 और इस सोर्स से आ रही है 0.39। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, जोड़ लो। 0.84 प्लस 0.39 जो आए वो आंसर। फिर उसके बाद में आई बी सी में देखिए, आई बी सी अगर आपको बीसी ब्रांच में करंट निकालनी है तो इधर से कितना जा रही है? 0.85 और इधर से कितना आ रही है? 0.55। तो बड़ा क्या है? 85, घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपको आई बी सी बराबर 0.85 माइनस 0.55। अब इनको सॉल्व कर दो भैया, आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग सभी ब्रांच में आपने धारा निकाल दी। 1.39 माइनस 0.46 इसकी वैल्यू आ गई कितना? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.93। इसकी वैल्यू आई कितना? 0.93। ठीक, अब उसके बाद में इसमें जोड़ो
तो कितना हो जाएगी 0.84 प्लस 0.39 कितना हो गया भैया 1.29 यहाँ पे आ रही है। ठीक, अब फिर इसके बाद में आ जाओ आईबीसी की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.85 माइनस 0.55 बराबर ये आ जाएगा 0.3 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से सुपरपोजिशन द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो आशा करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अब देखो इसी को बढ़िया कायदे से अगर बना दें तो देखिए कैसे बनेगा पूरा सर्किट, सुंदर सा एकदम परफेक्ट सर्किट, किस ब्रांच में कितनी धारा है। क्वेश्चन था 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, 1 ओम इसका इंटरनल था। यहाँ कितना रेजिस्टेंस था भैया, ये देखिए ठीक, यहाँ शायद 4 ओम था, यहाँ शायद 6 ओम है, यहाँ 8 ओम था। ठीक है, यहाँ तक मैं सही हूँ। ठीक, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। अब देखो ये था आपका ए बी, ये था सी, ये था डी। ठीक, अब देखो क्या करंट कितनी एक्चुअल में कितनी करंट है, दोनों सोर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली करंट बड़ी थी ना, तो इस दिशा में 0.93 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक, इस दिशा में 1.29 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इस दिशा में बीसी में सी से भी 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ये परफेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तीनों ब्रांच में करंट क्या निकल के आई भैया, ए बी में 0.93 की करंट, बीसी में 1.29 की करंट और बीसी में बीडी में सॉरी डीसी में आपकी 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ ये करंट है। बात समझे, दोनों स्रोत एक साथ कार्य कर रहे हैं तो एक्चुअल में इतनी करंट सभी ब्रांचों में फ्लो हो रही है। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भैया ना 1.23 आ रहा है, 1.23, तो इसमें हो जाएगा 1.23। ठीक है, ये एक्चुअल में वैल्यू है। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपने जाना, बल पे आधारित प्रश्न पढ़ा, इनके न्यूमेरिकल भी लगा लिए आप। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करोगे, बहुत आसान होता है ये, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप करिए, कल आपको थेवेनिन और मैक्सिमम पावर नॉर्टन भी पढ़ा देता हूँ, जब पढ़ा ही रहा हूँ तो कम से कम बेसिक 40 थ्योरम तो खत्म ही हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।